जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है और ज्योग्राफी बूस्टर डोज की 17वीं सीरीज में आज हम आपके 10वें चैप्टर परिवहन और संचार इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, ये चैप्टर 4 नंबर का है, जिसमें एक प्रश्न 1 नंबर का और 2 क्वेश्चन 1.5 के आने की संभावना है। चलिए उसी हिसाब से इस चैप्टर का भी रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला प्रश्न है, भारत में सड़कों के विकास के लिए 20 वर्षीय सड़क परियोजना जो थी उसका कब प्रारंभ हुआ? तो ध्यान रखिए 1961 में 20 वर्षीय सड़क परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1961 में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की लंबाई बताते हुए यह किन महानगरों को आपस में जोड़ती है, यह बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना वाजपेयी जी के टाइम आई, इसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। बहुत प्यारा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के निर्माण का मुख्य लाभ क्या होगा? भी 5846 किलोमीटर लंबा ये 4 महानगरों को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट से क्या फायदा होगा? तो देखिएगा, इसके निर्माण से भारत के 4 महानगरों के बीच समय, दूरी और यातायात की लागत है वो कम होगी। तो समय, दूरी और यातायात की लागत कम होगी, ये इससे बड़ा लाभ होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण गलियारे की लंबाई लिखते हुए बताइए ये किन नगरों को आपस में जोड़ता है। बहुत प्यारा प्रश्न। 4 क्वेश्चन है जो स्टार्टिंग के सुपर इंपोर्टेंट है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के दोनों प्रश्न हो, उत्तर दक्षिणी गलियारा या पूर्व पश्चिम गलियारा हो। तो ध्यान रखिए, उत्तर से दक्षिण ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से तमिलनाडु के कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक उत्तर दक्षिण गलियारा है और लंबाई है 4016 किलोमीटर, 40-60। तो आप ये लिख सकते हो, लंबाई 40-60 किलोमीटर। और किन को आपस में जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ध्यान रखिएगा, उत्तरी साइड में श्रीनगर और दक्षिणी साइड में है कन्याकुमारी। उसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम गलियारे के निर्माण का क्या उद्देश्य है? तो ध्यान रखिए, इसका उद्देश्य है असम जो पूर्व में है, सिलचर से गुजरात जो पश्चिम में है, पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। ये 3640 किलोमीटर लंबा है। तो पूर्व पश्चिम गलियारे की लंबाई 3640 किलोमीटर। और किसको आपस में जोड़ेगा? पूर्व का जो स्टेट है अपना आसाम, उसके सिलचर से गुजरात के पोरबंदर। तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ने वाला ये गलियारा है। अगला प्रश्न देखिएगा कि नागपुर योजना क्या है और यह योजना क्रियान्वित क्यों नहीं हो पाई? नागपुर योजना क्या है? देखिएगा, आधुनिक सड़क परिवहन के लिए पहला गंभीर प्रयास 1943 में नागपुर योजना बनाकर किया गया। तो नागपुर योजना कब आई? 1943 के अंदर आई। लेकिन रजवाड़ों जो रियासतें थी उस टाइम और ब्रिटिश भारत के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण ये योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई। तो अंग्रेजी सरकार और जो राजा थे उनके बीच में सही तरीके से कोई बात को समझा नहीं पाया भी इससे क्या फायदा होगा, इसलिए ये योजना है वो असफल हो गई। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का गठन कब हुआ और ये किस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है? प्रश्न के अंदर भी एक प्यारा प्रश्न है भी, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण जो अथॉरिटी है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है। ध्यान रखिएगा, अपना डिसीजन स्वयं करती है। इसके निर्माण की बात करें तो इसका गठन 1995 में हुआ और ये सड़कों की गुणवत्ता सुधार के लिए एक शीर्ष संस्थान है इंडिया की। सड़कों की क्वालिटी को सुधारने की शीर्ष संस्थान है भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, जो कि भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। ध्यान रखिएगा, भूतल परिवहन मंत्रालय। वर्तमान में इसके जो केंद्र में मंत्री हैं नितिन गडकरी जी का नाम आपको याद होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग का नाम और लंबाई लिखते हुए बताइए कि इसका निर्माण किसने किया? विश्व के सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग का नाम, तो देखिए नाम है अटल टनल, वाजपेयी जी के नाम पर अटल टनल। लंबाई है 9.02 किलोमीटर और निर्माण किसने करवाया? सीमा सड़क संगठन ने इसका निर्माण करवाया है। एक ही प्रश्न में 3 बात है, अटल टनल, लंबाई 9.02 और सड़क जो सीमा सड़क संगठन है उसने इसका निर्माण करवाया।
अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्यारा प्रश्न है कि भारत के महानगरीय क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो देखिए, भारत के महानगरीय क्षेत्रों में डीजल चालित बसों के स्थान पर सीएनजी चालित बसों का संचालन और मेट्रो रेलों का संचालन कर वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख कदम उठाए हैं। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी मेट्रो चल रही है, दिल्ली की बात करें तो आपको पता है वहाँ पर अब लगभग सारी सीएनजी बसें ही चल रही है, तो इससे पॉल्यूशन है वो कम हो रहा है। अगला प्रश्न है कि केरल के पश्च जल बैक वाटर, जिसे कडल भी कहा जाता है, का आंतरिक जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है, इसकी विवेचना कीजिए। यानी एक लाइन दी गई है, आपको समझाना है इसका मतलब क्या है। केरल के पश्च जल बैक वाटर, जिसे कडल भी कहा जाता है, आंतरिक जलमार्गों में अपना एक विशिष्ट महत्व है, तो इसकी विवेचना यानी इसको आप कैसे समझाएंगे। तो ध्यान रखिए, केरल राज्य के पश्च जल प्रबंधन को कडल कहा जाता है। केरल राज्य के बैक वाटर मैनेजमेंट को कडल कहा जाता है। ये परिवहन का सस्ता साधन उपलब्ध कराने के साथ साथ केरल में भारी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़, जो कि वहाँ वल्लाम काली के नाम से जानी जाती है, इसे पश्च जल में आयोजित की जाती है। तो बैक वाटर को देखने के लिए खूब लोग आते हैं और यहाँ पर नौका दौड़ का आयोजन है वो भी किया जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ये भी अपने आप में एक छोटा प्रश्न है भी, नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ है वो किस राज्य में होती है, केरल राज्य में। किस नाम से जानी जाती है, वल्लाम काली के नाम से जानी जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में वायु परिवहन की उपयोगिता लिखिए। भारत में वायु परिवहन के क्या फायदे हैं। तो देखिए, इससे लंबी दूरी को कम समय में तय किया जा सकता है। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है भी, आप लंबी दूरी को कम समय में तय करना चाहते हैं तो किस परिवहन साधन का इस्तेमाल करेंगे। तो उत्तर होगा वायु परिवहन। तो वायु परिवहन लंबी दूरी को कम समय में तय कर सकता है और ये परिवहन का तीव्रतम साधन है, फास्टली काम होता है इसमें। और तीसरा लाभ है भी, भारत जैसे विस्तृत देश के लिए यह बहुत ही आवश्यक है क्योंकि यहाँ दूरियां बहुत लंबी है, काफ़ी लंबा चौड़ा है भारत, और भूभाग और जलवायु जो परिस्थितियां हैं वो भी विविधतापूर्ण हैं। तो इस हिसाब से वायु परिवहन काफ़ी लाभप्रद है इंडिया के लिए। अगला प्रश्न है बहुत प्यारा, पवन हंस क्या है और ये किन दो क्षेत्रों में सेवा प्रदान करती है। तो ध्यान रखिए, पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। पवन हंस क्या है, एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये दो क्षेत्रों में अपना महत्वपूर्ण काम करती है, जो पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों को और पेट्रोलियम क्षेत्रों में दो, तो पर्यटन के उद्देश्य से पर्वतीय क्षेत्रों में इस्तेमाल और पेट्रोलियम क्षेत्रों में ये हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान है वो करती है, उपलब्ध करवाती है। अगला प्रश्न है, परिवहन किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है यानी प्रकट करता है, और परिवहन के 3 प्रमुख प्रकारों के नाम बताइए। तो सबसे पहले परिवहन क्या करता है उसकी बात कर ले। परिवहन कच्चे माल को मंडियों तथा कारखानों तक पहुंचाता है, यानी सीधी सी बात है, खेत से जो माल लिया वो मंडियों में आ गया, मंडियों से कारखानों तक आ गया, और फिर आपको पता है कारखानों में माल तैयार होता है तो तैयार जो माल है उसको बाजार तक भेजता है। तो इन दोनों ही कामों में परिवहन का रोल बहुत बड़ा है। ये काम इसलिए होता है ताकि उपभोक्ताओं को ये माल आसानी से उपलब्ध हो सके। तो इस प्रकार परिवहन मानव के आर्थिक जो क्रियाकलाप है, विशेषकर तृतीय को प्रकट करता है। परिवहन तृतीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आता है। परिवहन के प्रमुख 3 प्रकार है, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो अच्छे से इनको नाम ध्यान रखिएगा। स्थल के अंदर क्या आता है, सड़क आ गई, रेलवे आ गई, पाइपलाइन आ गई। जल की बात करें तो आंतरिक जलमार्ग आ गया, महासागरीय जलमार्ग आ गया। वायु परिवहन की बात करें तो राष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन हो गया। इनके अंदर भी इनके प्रकार हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, एशिया की बात करो चाहे भारत की, एशिया या भारत की पहली देश पारीय पाइपलाइन का नाम लिखते हुए उसकी लंबाई लिखिए। तो ध्यान रखिए, एशिया की पहली 1157 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है, वो असम के नाहरकटिया तेल क्षेत्र से बिहार के बरौनी के तेल शोधन कारखाने तक बिछाई गई थी। तो नाहरकटिया जो कि असम में है और बरौनी जो कि बिहार में है तक की ये 1157 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई, जो कि एशिया की पहली पाइपलाइन थी, जो कहाँ है, अपने देश इंडिया के अंदर है। अगला प्रश्न है कि भारत में उपग्रह संचार के लाभ लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है उसके बेनिफिट क्या है। तो आप पहले हेडिंग भी बना सकते हो भी उपग्रह संचार के लाभ। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर,
उपग्रह संचार शीघ्रता से यानी जल्दी से संचार सुविधा प्रदान करता है, नंबर डायल हुए नहीं कि उससे पहले हेलो। दूसरा, उपग्रह से प्राप्त चित्रों से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। आप टीवी पर मौसम के समाचार सुनते हो तो उसमें क्लियर करते हैं भी फला 24 घंटे में 48 घंटे में यहाँ बारिश होने की संभावना है, तो ये हमें सैटेलाइट से ही पता चलता है। तीसरा इंपॉर्टेंस है भी प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी में उपयोगी है। कहीं कोई बाढ़ आ गई, कोई और नुकसान हो गया तो उसकी निगरानी भी सैटेलाइट से हो जाती है। और देश की सीमाओं की निगरानी में भी उपयोगी है। बहुत सी आपने फिल्में नाटक देखे होंगे भी किस प्रकार सैटेलाइट से पता चल जाता है भी दुश्मन की सेना कहाँ तक है, उनके टैंक कहाँ तक आगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार कीजिएगा भी उपग्रह संचार के लाभ क्या है। एक प्रश्न और है सुमेलित का है, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक तरफ जलमार्ग दिए हैं और एक तरफ उनका विस्तार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप यहाँ मैचिंग के हिसाब से रटना मत, यहाँ मैचिंग करके बताया हुआ है, ध्यान रखिएगा। नेशनल जो वाटरवेज है यानी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो इलाहाबाद और हल्दिया विस्तार तक है, जिसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद से हल्दिया तक है 1620 किलोमीटर। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात आती है तो सदिया से धुबरी तक है 891 किलोमीटर है। और राष्ट्रीय जलमार्ग तीसरा है वो कोटापुरम से कोल्लम विस्तार तक है और टोटल जो लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा, टोटल जो राष्ट्रीय जलमार्ग है थर्ड वाला, इसकी जो टोटल लंबाई है वो 205 किलोमीटर है। इसमें पश्चिमी तट नहर है वो 168 किलोमीटर है, चंपाकारा 14 किलोमीटर है और उद्योग मंडल आता है वो 23 किलोमीटर है। इन सबको जोड़ दें तो 205 किलोमीटर होता है। ध्यान रखिएगा, टोटल केरल के अंदर है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है वो इलाहाबाद हल्दिया विस्तार 1620 किलोमीटर। इसका संबंध गंगा नदी भागीरथी हुगली से है, आपको पता है, और ये भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। दूसरा है वो सदिया धुबरी विस्तार है, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 है, उसके अंदर पश्चिमी तट नहर, चंपाकार और उद्योग मंडल आते हैं और टोटल लंबाई 205 किलोमीटर है। तो बहुत अच्छा प्रश्न सुमेलित वाला हो सकता है या 1 नंबर वाले प्रश्नों में किसी एक राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में पूछा जा सकता है। तो अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। अगला प्रश्न और है सुमेलित का, यह है भी निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ क्या दिए हैं रेल मंडल और दूसरी तरफ दिए हैं मुख्यालय। तो यहाँ 4 दिए हैं, तो मैं चाहता हूँ आप 4 से लगभग आइडिया सा हो जाता है भी, इसमें कोई ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं। अगर ईस्टर्न यानी पूर्वी रेल मंडल की बात आई तो पूर्व में बड़ा महानगर कौन सा, अपना कोलकाता याद रखना। उत्तर की बात आ जाए तो उत्तर में अपना नॉर्दर्न जो है नई दिल्ली आ गया। सदर्न यानी दक्षिण की बात आ जाए तो दक्षिण में बड़ा महानगर कौन सा है, अपना चेन्नई है। वेस्टर्न पश्चिम की बात आ जाए तो बड़ा महानगर कौन सा है, मुंबई। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, चारों महानगर, कोई पूर्व के अंदर रेल मंडल का मुख्यालय, किसी का पश्चिम, जिस दिशा के अंदर है वहीं पर उसका नामकरण है। तो ध्यान रखिए, पूर्वी मुख्यालय वो कोलकाता में, उत्तरी नई दिल्ली में, दक्षिणी चेन्नई में और पश्चिमी मुंबई में। चारों महानगरों के बारे में एक भूगोल के विद्यार्थी को अच्छे से जानकारी होती है, तो कहीं कोई टेंशन की बात नहीं है। अब राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो एक और अच्छे से याद रख लेना, और वो है नॉर्थ वेस्टर्न यानी उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय पूछ ले तो जयपुर याद रखिएगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय है वो कहाँ है, जयपुर के अंदर है, जयपुर राजस्थान के अंदर है। अगला प्रश्न देखिएगा कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस और नियमन यानी रेगुलेशन हेतु अंतःस्थलीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई। कब की गई, वो है 1986 के अंदर। 1986 पूरी एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 27 अक्टूबर 1986 को इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, जो कि जलमार्गों का विकास करता है, मेंटेनेंस करता है, रेगुलेट करता है उनको। तो 1986 आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संचार से आपका क्या तात्पर्य है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। कई बार ऐसे सिंपल प्रश्न भी आ जाते हैं। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के विचार, दर्शन और संदेशों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अथवा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक होता है। तो विचार, दर्शन और संदेशों का स्थानांतरण होता है कम्युनिकेशन के जरिए, चाहे जगह की बात करें चाहे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तो ध्यान रखिएगा, संचार की परिभाषा भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है बहुत प्यारा कि भारत में नदी जलमार्ग परिवहन विकास हेतु कोई 2 उपाय सुझाइए। आप नदी जलमार्ग है
उसको डेवलप करना चाहते हैं, कोई 2 उपाय। इस प्रकार से अप्लाइड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो 2 हैं तो कम से कम 3 की बात यहाँ मैं कर रहा हूँ, आपको और भी जो उचित लगे वो तैयार कीजिए। पहला है कि अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा और चौड़ा करके जलमार्ग परिवहन को और अच्छे से विकसित किया जा सकता है। दूसरा है कि नदियों को आपस में जोड़कर और जल प्रवाह को नियंत्रित करके जलमार्ग परिवहन को विकसित किया जा सकता है। तीसरा आता है कि जलमार्ग परिवहन के विकास के लिए पर्याप्त संख्या में उच्च क्षमता वाले जलयान विकसित किए जाने चाहिए। तो ये बहुत प्यारा प्रश्न बनता है भी, भारत में नदी जलमार्ग परिवहन विकास हेतु क्या आप सुझाव दे सकते हैं? तो नदी तल को गहरा और चौड़ा करके, और दूसरा नदियों को आपस में जोड़कर हम इस परिवहन को और अधिक विकसित कर सकते हैं। अच्छे से तैयार कीजिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया और इंडियन के योगदान की विवेचना कीजिए। अब आपको पता है वर्तमान की बात अब यहाँ नहीं है, अब हमें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जवाब देना है भी। एयर इंडिया और इंडियन की बात हो रही है, अब तो आपको पता है ये जो टाटा समूह है उसने वापिस, रतन जी टाटा ने इसको वापिस एयर इंडिया को, क्योंकि घाटे का सौदा होने के कारण खरीद ली है। ये तो करंट की इश्यूज है, लेकिन हमें तो अब बोर्ड परीक्षा के लिहाज से जो सिलेबस में है वो तैयार करना है। तो देखिए, भारत में एयर इंडिया नौभार और यात्रियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करता है, जबकि इंडियन, जो पूर्व में इंडियन एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था, ये घरेलू परिवहन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। और नोट वाली बात है वो आप लिखना चाहें लिखें, वरना कोई जरूर नहीं भी। वर्तमान में इंडियन का एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है और अब इसका भी निजीकरण है वो किया जा रहा है। तो लिखना चाहें तो आप नोट शब्द नहीं लिखकर आप इस सीधा ही लास्ट वाली लाइन भी लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हो। इससे ये होता है भी टीचर ये सोचेगा अच्छा बच्चे को करंट के बारे में भी अच्छे से जानकारी है। तो अगला प्रश्न देखिए अब, कि भारत में परिवहन के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं और इनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पहले भी आ चुका था भी, परिवहन के 3 प्रमुख प्रकार हैं। स्थल, जिसमें सड़क, रेलवे और पाइपलाइन आती है। जल यानी अंतःस्थलीय यानी आंतरिक, और सागरीय और महासागरीय मार्ग आते हैं। तीसरा वायु मार्ग परिवहन की बात आती है, तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आप इनका इमेज बनाकर भी ऊपर परिवहन लिखकर, जैसा अपने को वीडियो सेशन में मैंने आपको पढ़ाया है, आप चार्ट के रूप में भी इसको यहाँ पर शो है वो कर सकते हैं। अब परिवहन के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो क्या क्या प्रभावित कर सकते हैं? तो पहला आता है भौतिक कारक। उच्चावच स्थलीय परिवहन मार्गों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के समतल भूभागों में सड़क और रेल मार्गों का अधिक विकास हुआ है, जबकि पर्वतीय भागों में स्थलीय परिवहन मार्गों का निर्माण थोड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, जिसके कारण यहाँ इनका विकास कम मिलता है। दलदली भागों, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और भूमि अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों में भी स्थलीय परिवहन मार्गों का सीमित स्तर पर विकास है वो संभव है। तो इस पॉइंट से आप समझ गए, आप अपने हिसाब से भी इस बात को लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट आता है कारक जो प्रभावित करने वालों में, वो है क्लाइमेट, जलवायु। क्या अधिक वर्षा वाले पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिमी घाट के असमतल और पर्वतीय क्षेत्रों में सीमित स्तर पर ही स्थलीय परिवहन मार्गों का विकास हो पाया। इस प्रकार पश्चिमी राजस्थान के शुष्क रेगिस्तानी भाग में भी स्थलीय परिवहन मार्गों का विकास बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्लाइमेट का भी बहुत बड़ा रोल है परिवहन के डेवलपमेंट को लेकर। तीसरा आता है आर्थिक कारक। तो देश में आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्रों में सड़क और रेल मार्गों का उच्च घनत्व है, जो आर्थिक रूप से समृद्ध एरिया है, जबकि आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में स्थलीय परिवहन मार्गों का जो घनत्व है वो काफी न्यून है वो मिलता है। अगला प्रश्न है अपना, पाइपलाइन परिवहन से लाभ और हानि की विवेचना कीजिए। अब डायरेक्ट लाभ और हानि पूछा है तो हम वहीं जाएंगे, लेकिन ऐसे ही थोड़ा समझाने के लिए अगर बड़ा प्रश्न के रूप में आ जाए, अपने को तो 1.5 नंबर के हिसाब से तैयार करना है, तब आपको इतनी ये कहानी लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझ लें बस। पाइपलाइन तरल पदार्थों और गैस का लंबी दूरियों के परिवहन के लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। भारत में पाइपलाइन परिवहन एक नई उपलब्धि है। भारत में सबसे पहले पाइपलाइन असम में तेल परिवहन के लिए बनाई गई थी, जिससे जुड़ा हुआ प्रश्न ऊपर हम कर चुके हैं। अब हम, क्योंकि प्रश्न अपना लाभ और हानि का है, तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे, आप सीधा यही उत्तर लिखें, पाइप परिवहन के लाभ। अब आपको यहाँ 5, 6, 7, 8 लाभ यहाँ दिए जा रहे हैं, आप 4-5 लाभ याद रख लें। पहला है पाइपलाइन परिवहन का सस्ता और सुविधाजनक साधन है। ये आपसे पूछ ले परिवहन का सबसे सस्ता और सुविधाजनक साधन कौन सा है, तो ध्यान रखिए पाइपलाइन परिवहन है।
दूसरी बात आती है पाइपलाइन गैसों और तरल पदार्थों के लंबी दूरी तक परिवहन हेतु अत्यधिक सुविधाजनक और सक्षम परिवहन प्रणाली है। तीसरा है कि इनका निर्माण दुर्गम क्षेत्रों, घने वनों, मरुस्थलों और पर्वतों पर भी आसानी से किया जा सकता है। चौथा लाभ है भी सड़क और रेल परिवहन की तुलना में पाइपलाइन द्वारा वस्तुओं के परिवहन में कम समय लगता है। पांचवा है ये प्रदूषण रहित परिवहन का साधन है। बहुत अच्छा बात है। प्रदूषण, ध्यान रखिए अंदर के पॉइंट से भी सिंगल पर्सन बन के आ सकते हैं, तो प्रदूषण रहित परिवहन का साधन है ये। इसके संचालन और रख रखाव में बहुत कम खर्च होता है और इससे ऊर्जा का उपयोग भी बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से पाइपलाइन परिवहन के 7 लाभ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। आप अच्छे से इनको समझे हुए हैं आपके ये, तो 4-5 आप जरूर याद रख लें। इसी प्रकार से बात करें भी पाइपलाइन परिवहन से नुकसान क्या है, हानि क्या है, तो देखिए पाइपलाइन से केवल लिक्विड पदार्थ जैसे खनिज तेल हो गया, पानी या गैस का ही परिवहन किया जा सकता है, दूसरी सॉलिड चीजों का नहीं किया जा सकता। दूसरा आता है भी पाइपलाइन की सुरक्षा और मरम्मत कार्य भी कठिन होता है। इसमें कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना है वो बनी रहती है। भी कहीं पर कोई लीकेज हो गया तो ये बड़ी, और फिर उसका पता लगाना, फिर उसका मेंटेनेंस करना, ये मुश्किल काम हो जाता है। तीसरा है भी एक बार पाइपलाइन बिछा देने के पश्चात इसकी क्षमता में वृद्धि अथवा कमी नहीं की जा सकती। एक बार पाइपलाइन बिछा दी तो बिछा दी, अब यूं नहीं है भी वो मोटी हो जाए। जैसे आपने देखा होगा वाटर वर्क्स की पाइपलाइन है, एक बार बिछा दी तो बिछा दी, अब दोबारा बिछाना चाहेंगे तो पहले पूरी सड़क को तोड़ना होगा, तो इसका मतलब खर्चा है वो बढ़ जाता है। तो पाइपलाइन परिवहन के ये नुकसान भी है, तो आप अपने हिसाब से भी इस प्रकार से लिख सकते हो। तो आज हम इस परिवहन और संचार वाले चैप्टर से अब तक कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मुझे लगे उनकी बात हमने की है। टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये सब शेयर भी किए हुए हैं, ऐसी बात नहीं है भी सिर्फ वीडियो में बता रहा हूँ, जो चीज़ यहाँ बताता हूँ वो पहले वहाँ भी आपको मिल जाएगी। तो जिन बच्चों ने वहाँ नहीं पढ़ा है या टेलीग्राम नहीं है, तो उन बच्चों की सुविधा के लिए और थोड़ा सा ऑडियो वीडियो हो जाता है तो थोड़ा रिवीजन आसान हो जाता है, चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाती है, इसलिए यहाँ उनका वीडियो भी मैं बना के आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। इस चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कल अपने उनके ऊपर भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपका बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। बिना किसी डर और भय के हम अपने मिशन को प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिएगा, जल्द मिलते हैं फिर, तब तक जय हिंद, जय भारत।